तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एल नीनो के बारे में। आज हम समझेंगे एल नीनो क्या है। बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी है और हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर में भी, ज्योग्राफी के सिलेबस में भी है। एल नीनो जानने से पहले हम लोग को ये रीजन समझना पड़ेगा। ये है जो भी हम लोग को दिख रहा हो, ये जो भी रीजन है ये है हमारा पैसिफिक, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन। और जो एल नीनो रहता है, एल नीनो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इक्वेटर के साउथ में ये एक ओशनिक एटमॉस्फेरिक फेनोमेना हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ये जो पैसिफिक ओशन है, ये हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो जापान ऑस्ट्रेलिया वाला साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है। ये बीच में हमारा सेंट्रल पैसिफिक रीजन आता है और जो अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट की तरफ है उसको बोलते हैं ईस्टर्न पैसिफिक रीजन। ठीक है। अब क्या है, जब हम लोग एल नीनो के बारे में जानते हैं, एल नीनो क्योंकि एक नेचुरल फेनोमेना है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि नेचर में कोई भी चीज अकेले नहीं रहता, वो हमेशा पेयर में रहता है। जैसे हमारे पास एनर्जी है तो डार्क एनर्जी भी है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। उसी तरह से ये हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो एल नीनो जो है एक पार्ट है एनसो का। एनसो क्या है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसी का एक हिस्सा रहता है एल नीनो। एक हम लोग इसमें देखने के लिए मिलेगा न्यूट्रल फेज। एक होगा न्यूट्रल फेज और एक हम लोग को मिल जाएगा ला नीना। तो ये तीन फेज हम लोग का फोकस रहेगा एल नीनो को जानने के लिए, लेकिन बिना इन दोनों को जाने हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्या है। तो हम लोग को इस सारा चीज देखना पड़ेगा। पहले हम लोग न्यूट्रल फेज और ला नीना को समझेंगे, उसके बाद एल नीनो को समझेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से एल नीनो का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मॉनसून पे पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले न्यूट्रल फेज के बारे में जानते हैं। तो न्यूट्रल फेज में होता ये है कि जो हमारा सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, इस सेंट्रल पैसिफिक ओशन क्योंकि इक्वेटर के आसपास क्या हो रहा है, काफी ज्यादा सन का रेज पड़ रहा है। तो इक्वेटर वाला रीजन जो रहता है हम लोग का, वाटर जो सरफेस है ये क्या होता है, हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये गर्म होने की वजह से, और इस पे क्या आता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, तो ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इक्वेटर के ऊपर और नीचे बहने वाले, ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाले प्लैनेटरी परमानेंट विंड्स होते हैं, जो कि इस डायरेक्शन हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे कि वो बह रहा है। और ये ट्रेड विंड्स की वजह से क्या होता है, ओशियंस में करंट जनरेट होते हैं। ये जो ओशियनिक करंट होता है वो एक तरह से रिवर की तरह लगता है कि वो ओशन में एक रिवर बह रहा है। तो ये हम लोग को मिलेगा इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट ये पानी का बहाव है, ये ट्रेड विंड्स की वजह से ये सब जनरेट होता है। ये ट्रेड विंड्स की वजह से जनरेट होता है। तो ये क्या करता है, इक्वेटोरियल करंट और ये ट्रेड विंड्स, ये जो वाटर बॉडी है जो गर्म हो चुका है सेंट्रल पैसिफिक में, इसको धीरे धीरे ये ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडोनेशिया के पास यहाँ पे जमा कर देता है। ये नॉर्मल न्यूट्रल फेज का कहानी है। ठीक है। तो इससे ये होता है कि यहाँ पे वार्म वाटर हो गया। वार्म वाटर होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है।
लो प्रेशर का मतलब ये है कि यहाँ से हवा आसमान में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि वो उठता हुआ है। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, इस हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, यहाँ पे फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग को ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा, ये न्यूट्रल फेज में। यही चीज़ ला नीना का केस क्या होता है, जब ये न्यूट्रल फेज बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है। एग्रावेट कैसे होता है, तो ये जो ट्रेड विंड्स हम लोगों ने देखा था, ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ये फास्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को, जो कि वार्म वाटर है, उसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी जो है हमारा इस रीजन में आता है, और हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन, बहुत सारे क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होगा, फ्लड लाइक सिचुएशन होगा। ये नॉर्मल फेज और ला नीना का कंडीशन है। ला नीना केस में और ज्यादा गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, क्योंकि ट्रेड विंड्स और इक्वेटोरियल करंट बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रावेटेड हो जाते हैं। जब यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा होता है न्यूट्रल फेज और ला नीना के केस में, उसी दौरान यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है साउथ अमेरिका के रीजन में कि ओशियन के डेप्थ से कोल्ड वाटर ऊपर अपवेल होता है। अपवेलिंग का मतलब है कि नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, और क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है तो हम लोग ये देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो रहता है ओशियन के डेप्थ में, वो ऊपर हम लोगों को देखने के लिए मिल गया कि ओशियन के सरफेस पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ गया, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग को दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा फिशिंग यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि होता है। यहाँ के जो साउथ अमेरिकन रीजन के ये लोग जो रहते हैं वो फिशिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, और ये कोल्ड वाटर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके फिशिंग और उनके लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए। तो लानिना और न्यूट्रल फेज में ये कहानी हम लोग को देखने की। लेकिन जब हमारा कंडीशन क्या होता है, एल नीनो का केस, एल नीनो का केस आपको एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। ये जो भी फेज हम लोगों ने देखा, ये इसका उल्टा होता है, एल नीनो का केस। ठीक है, एक चीज और आपको बता सकते हैं यहाँ पे कि जब ये कंडीशन रहता है तो यहाँ से वार्म वार्म वाटर जो है, वार्म एयर जो है आसमान में जब ऊपर जाता है ट्रोपोस्फेयर के पास जाकर के ये मूव करता है अमेरिकन साइड, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ, और पेरुवियन कोस्ट के पास वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये कोल्ड एयर जो है सिंक करता है। यहाँ से ये वार्म एयर उठता है, और ये जिस जिस तरह से जैसे जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ जाता है अपना हीट लूज करता है, और ये हम लोग देखेंगे कि पेरुवियन कोस्ट के पास ये सिंक करता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे कोल्ड वाटर भी है, और इसी चीज को वाटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ये जो एयर का हम लोगों ने सर्कुलेशन देखा। ठीक है, अब हम लोग देख पाएंगे एल नीनो के बारे में डिस्कस करते हैं। एल नीनो हमने जैसे कहा कि न्यूट्रल फेज या फिर ला नीना का एग्जैक्टली अपोजिट। ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एल नीनो का कंडीशन बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है न्यूज में भी। अब एल नीनो में क्या होता है, क्योंकि नेचर है, इसमें बहुत सारे चेंजेस इसमें कभी भी हो सकते हैं। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड विंड्स के बारे में, जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इक्वेटोरियल करंट के बारे में हमने जो ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा था, जो हम लोगों ने इक्वेटोरियल करंट के बारे में पढ़ा था, वो क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं ये दोनों के दोनों। और जिसके वजह से जो हम लोगों ने ये नोटिस किया था कि जो हमारा ये वार्म वाटर जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में वार्म वाटर जो था, अब क्या हो रहा है कि क्योंकि इक्वेटोरियल करंट
कमजोर हो गया है, ट्रेड विंड्स कमजोर हो गया है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो कि इक्वेटोरियल जो करंट था उसके अपोजिट बहता है, वो कभी कभी यहाँ पे काम करने लगते हैं। और ये जो वार्म ओशियन वाटर है, ये वार्म ओशियन वाटर को क्या करता है, ये लोग हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन कोस्ट की तरफ ये शिफ्ट कर जाता है। इधर पूरा का पूरा वार्म वाटर जमा होने लगता है, और ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन के बहुत अपोजिट है। हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे कोल्ड वाटर का इम्पोर्टेंस यहाँ पे कितना ज़्यादा था, कि फिशिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, फिशिंग पे उनका लाइवलीहुड सस्टेन करता है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वार्म वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। यहाँ पे वार्म वाटर होने के बाद तो ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के पास हम लोग देखेंगे कि वार्म वाटर वहाँ पे नहीं, वहाँ पे कोल्ड वाटर का कंडीशन है। क्योंकि जब यहाँ पे वार्म वाटर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे सरफेस पे वार्म वाटर आ चुका है, तो नीचे से अगेन समंदर के डेप्थ से कोल्ड वाटर यहाँ पे ऊपर आएगा। अब इसके कारण ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा सूखा, ड्राई कंडीशन हो रहा है। ये ड्राई कंडीशन होने की वजह से हम लोग देखते हैं कि वाइल्ड फायर्स है ना, फॉरेस्ट फायर्स हम लोग देखते हैं, सुनने मिलता है। रेनफॉल बिल्कुल नहीं है, तो अगर कोई भी एग्रीकल्चर जो कि रेनफॉल से डिपेंडेंट, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, वो हम लोग को देखने के लिए काफी ज्यादा नुकसान होता है। और यहाँ पे यही क्या है कि वॉक, और यहाँ पे इस रीजन में काफी ज्यादा हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन होकर के यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, और ये एरिया जो पेरुवियन रीजन जो कि जनरली ड्राई हमेशा रहता है, वहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन होता है। तो ये है एल नीनो का केस, ये है एल नीनो का कंडीशन, जो कि हम लोग को ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। अब ये किस तरह से इंडियन मॉनसून पे इम्पैक्ट करता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। इंडियन मॉनसून पे इम्पैक्ट का इसका ये है कंडीशन कि इस रीजन में, ये जो रीजन है, ये मैस्करीन आइलैंड वाला रीजन है, मैस्करीन आइलैंड वाला रीजन है। यहाँ पे इंडियन मॉनसून अच्छा हो, उसके लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट। हाई प्रेशर कब जनरेट होगा, जब ऊपर से हवा नीचे यहाँ पे सिंक करेगा। इस एरिया में जब हवा सिंक करेगा तभी हो पाएगा हाई प्रेशर। अब क्योंकि ये जो वार्म वाटर है, हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ चला गया है, और यहाँ पे राइज कर रहा है, ये वार्म वाटर मूव कर करके यहाँ तक, यहाँ पे सिंक कर जा रहा है। इसके आगे तो ये रीजन तक पहुंच नहीं पा रहा है कि सिंक करे। तो यहाँ पे जो इस एरिया में, मैस्करीन रीजन में, हम लोग देख पाएंगे कि हाई प्रेशर जो कंडीशन था वो ज्यादा नहीं बन पाता है। और एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि जो विंड सिस्टम रहता है, विंड सिस्टम में ये जरूरी है कि विंड जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ जाता है, और इसमें जो प्रेशर डिफरेंस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट रहेगा, उतना ही स्पीड से, उतना ही वेलोसिटी से जो विंड है वो मूव करेगा। यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर नहीं बन पा रहा है, और हम लोग जानते हैं कि गर्मी के यानी समर के सीजन में इक्वेटर और उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ता है, मतलब कि सनलाइट पड़ता है, तो ये रीजन ऑलरेडी गर्म है और यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन है। तो जब ये विंड यहाँ पे हाई प्रेशर ज्यादा नहीं रहता, यानी प्रेशर ग्रेडियंट हम लोग को ज्यादा नहीं मिलता है, अंतर ज्यादा नहीं मिल पाता है, तो ये यहाँ से जो एयर मूव करेगा वो धीरे जाएगा, स्लोली जाएगा। जब स्लो जाएगा तो इंडिया के ऊपर जो यहाँ पे जो भी गर्मी की वजह से बादल बने थे, वो इंडिया के ऊपर बहुत धीरे धीरे जाएंगे, और जिसके वजह से इंडियन मॉनसून पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि एल नीनो के केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एल नीनो के ऊपर इंडियन मॉनसून डिपेंड नहीं करता है।
यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो तीन चीज और भी है, जैसे यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू है, इसका भी रोल हमारे इंडियन मॉनसून के ऊपर रहता है। और फिर हमारा एक इंडियन ओशन डाइपोल भी एक रहता है, जिसका भी रोल इम्पोर्टेंट रहता है हमारे इंडियन मॉनसून पे, जो कि अगर सही है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फेवर में है तो एल नीनो के इम्पैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। इन दोनों चीज को हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आशा है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।